नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश 1947 से 56 तक की क्या स्थिति रही, उसकी 3 चरणों में समझेंगे। दूसरा फेज देखेंगे हम 1956 से 2000 तक किस स्थिति में था मध्य प्रदेश, और 2000 से अब तक इसकी क्या स्थिति रही। उसके पहले जब ये राज्य बना मध्य प्रदेश, तो इसके पहले की जो भूमिका थी उसको हम समझेंगे थोड़ा, उसके बाद इस राज्य की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1947 की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो ये 2 टुकड़ों में आज़ाद हुआ था। पहला हिस्सा था पाकिस्तान, दूसरा था भारत। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये पाकिस्तान का था, जिसको हम बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी पाकिस्तान के पास था, इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। अब इसके बाद क्या हुआ कि और 552 छोटी बड़ी सभी रियासतें थी, जिसका एकीकरण करने में हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी कारण से उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। बारदोली के सत्याग्रह में उनको सरदार की भी उपाधि प्राप्त हुई थी। तो 552 रियासतें थी, इनको मिलाने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसमें से 549 रियासतें तो आसानी से मान गई थी, और किस में मिल गई थी? भारत में। लेकिन बची थी 3 रियासत, और जो 3 रियासत बची थी उनको थोड़ा सा हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी थी। तो एक रियासत थी यहाँ पे जूनागढ़, जो गुजरात वाला हिस्सा आता, एक रियासत यहाँ पे थी जिसको जूनागढ़ रियासत कहते हैं। हम कौन सी रियासत कहते हैं? जूनागढ़। दूसरी रियासत थी हैदराबाद रियासत, जिसको लगभग ये वाला हिस्सा इसका आता है, इसको बोलते हैं हैदराबाद। तीसरी रियासत थी जम्मू और कश्मीर की। कौन सी थी? जम्मू एंड कश्मीर की। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ जो रियासत है, इसको मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी प्रयास किए। ये तीनों रियासतें जो है भारत में मिलने से मना कर रही थी, तो इनको समझाया कि देखो ऐसा नहीं चलेगा। पहले भी इन्हीं कारणों से छोटी छोटी रियासतों में टुकड़ों में होने के कारण ही अंग्रेज हम पर शासन कर गए, और अब ऐसा नहीं चलेगा। एक अलग देश नहीं बना सकते आप छोटे छोटे। फिर यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया जूनागढ़ में? जनमत संग्रह, जिसको हम बोलते हैं प्लेबिसाइट, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा, और अंततः जूनागढ़ को किस में मिला लिया गया? भारत में। अब हम चर्चा करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में जो निज़ाम थी वो नहीं चाहते थे कि हम भारत के साथ मिले, वो चाहते थे कि मैं ऐसे ही स्वतंत्र राज्य के रूप में रहूं। तो अब यहाँ पर देश के बीच में देश तो हो नहीं सकता था, तो ये स्थिति पॉसिबल नहीं थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ के निज़ाम को समझाया कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं माने। अंततः इन पे क्या पुलिस कार्रवाई करके इसको भी, हैदराबाद को भी मिला लिया भारत में। अब ये हिस्से किसके हो गए? सब भारत में। जूनागढ़ को भारत में मिला लिया और हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया। अब बचती है रियासत जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है मुस्लिम बहुल रियासत थी, और इसके यहाँ के राजा थे कौन? राजा हरि सिंह, जो कि हिंदू शासक थे। अब राजा हरि सिंह चाह रहे थे कि मैं अपनी जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूं, या ना तो पाकिस्तान में मिलूं ना भारत में, मैं क्या करूं कि एक स्वतंत्र राज्य बना रहने दूं। इस स्थिति में इन्होंने स्वतंत्र राज्य बना रहने दिया, और कहीं भी ना तो पाकिस्तान में ना भारत में इसका विलय किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको खूब समझाया कि देखो मान जाओ, एक अकेला देश छोटा सा बीच में काम नहीं देगा, लेकिन ये नहीं माने। फिर एक बार क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने समझाया, नहीं माने। तो इस बीच क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की कबाली जनजाति थी, कौन थी? पाकिस्तान की कबाली जनजाति, उन्होंने अचानक से इधर से जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया कबाली जनजाति ने, और यहाँ की जनता पर खूब कत्लेआम मचाया, खूब स्त्रियों के साथ बलात्कार किए, बहुत सारे लोगों को यहाँ सर कलम कर दिए गए। जितने अपराध वो कर सकते थे उन्होंने यहाँ किए। अंततः राजा हरि सिंह दौड़ के किसके लिए, मदद के लिए कहाँ पे आए? दिल्ली। दिल्ली किससे बात करी? यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे, उनसे बात करी कि हमारी मदद कीजिए। तो इन्होंने दोनों ने मिलके बताया कि हम आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे मदद, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? विलय पत्र पे हस्ताक्षर करना पड़ेंगे। इस तरीके से उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर करवाए, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन, जिसमें 370 था अपना। 370 में विशेष राज्य का दर्जा, और 35 है वहाँ की नागरिकता और संपत्ति, और इन सब चीज़ों से संबंधित ये दोनों आर्टिकल थे, 370 और 35A। इसके तहत उन्होंने फिर क्या कर दिया था? विलय पत्र पे साइन कर दिया, और इसको किस में मिला लिया गया था? भारत में मिला लिया गया था। इस तरीके से जम्मू कश्मीर भी अपने भारत में आ गई थी, और ये इस
तरीके का नक्शा भारत का बन जाता है, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान था। 1972 में फिर आपसी लड़ाई वगैरह कुछ होती है इनकी, और पश्चिमी पाकिस्तान से पाकिस्तान बच जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान जो है इससे अलग होकर बांग्लादेश के रूप में नए अस्तित्व में आता है, एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आता है। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये भारत, ऐसी स्थिति यहाँ तक हो चुकी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये राज्यों के गठन की। ये पूरी भूमिका हम समझ चुके हैं। अब राज्यों के गठन में क्या देखेंगे कि जैसे ही देश आज़ाद हुआ था तो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी थी। अलग अलग हिस्सों से अलग अलग लोगों के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को लेकर खड़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ था कि सभी ने ये देखा कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे या फिर राज्यों का गठन कर देंगे भाषा आधार पर, तो हो सकता है कि फिर लोगों में क्या हो, भेदभाव उत्पन्न हो और भाषा के आधार पर अलग अलग देश टुकड़े में टूट जाए या अशांति फैल जाए। इस कारण से एक इन्होंने एसके धर आयोग बनाया। क्या बनाया? संविधान सभा ने एसके धर आयोग का गठन किया। इसका गठन किया गया नवंबर 1947 में। इसका गठन कब हुआ? इस आयोग का नवंबर 1947 को। और इसको कहा गया कि इस पे अपनी रिपोर्ट दीजिए कि क्या ये स्थिति है, इसको पूरा चेक कीजिए। लेकिन इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को पूरी तरीके से मना कर दिया। ये किस चीज़ को लेकर सोच रहे थे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखें। इस कारण से भाषा के आधार पर देश में फिर से हम भेदभाव उत्पन्न नहीं होना देना चाहते हैं, तो धर आयोग ने दिया। लेकिन इसकी रिपोर्ट से बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे, तो इस समिति की जांच के लिए एक और आयोग बनाया गया जिसे JVP आयोग कहते हैं। इसके 3 सदस्य थे और इसका गठन जो किया गया वो दिसंबर 1948 में ही किया गया। और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसके 3 सदस्य थे, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों को मिला के एक आयोग बनाया गया। इन्होंने एसके धर आयोग की पूरी उसका जांच करी और उन्होंने भी इस बात का समर्थन करने से मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो। लेकिन इस आयोग ने एक बात कही थी कि यदि आंध्र प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा मांग उठी थी कि यदि आंध्र प्रदेश चाहता है कि हम अलग ही राज्य चाहें तो वो एक यहाँ पे इस वाले हिस्से को आंध्र भाषी या तमिल भाषी लोग रहते हैं, तो इसको अलग ही राज्य मांग रहे थे। तो इन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि यदि ये चाहे तो मद्रास राज्य को अलग करके यहाँ पे आंध्र प्रदेश बनाया जा सकता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि भाषा के आधार पर बने, तो वो बातों को टाल मटोल करते जा रहे थे। धीरे धीरे आयोग बना रहे हैं, टाल मटोल करके इसको कुल मिला के वो चाहते थे कि हमारा देश एक बना रहे। लेकिन इधर क्या होता है कि एक रामुल्लु कुल्लू जो यहाँ के क्रांतिकारी थे या कांग्रेस नेता थे, उसका नाम याद रखना उसका, पोट्टी श्री रामुल्लु कांग्रेस नेता थे। और ये 1952 में क्या बैठ गए, ये अनशन पे बैठ गए 1 अक्टूबर 1952 के आसपास। और क्या कर दिया इन्होंने, अनशन प्रारंभ कर दिया, जिससे 58 दिन तक उपवास के दौरान, उस उपवास के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण इस हिस्से में बहुत ही तमिल भाषी हिस्से में आंदोलन भड़क जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं होने लगती हैं यहाँ पे, और आंदोलन और क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई दंगे सारे चालू हो जाते हैं। उसके बाद सरकार को इसके सामने झुकना पड़ता है और अंततः 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित कर देते हैं, जो आंध्र प्रदेश के रूप में सामने आता है। किसके रूप में आता है? आंध्र प्रदेश के रूप में एक नया राज्य भाषाई आधार पर पहला राज्य सामने आता है। लेकिन वो किस आधार पर? इस मद्रास राज्य को अलग हटाने के बाद इसको तमिल भाषी राज्य में शामिल नहीं किया गया और बाद में अंततः इसको तमिलनाडु कर दिया गया। कब? 1972 के आसपास इसको तमिलनाडु नाम दे दिया गया। तो आंध्र प्रदेश को इतना हिस्सा बना दिया गया। अब इतनी पूरी भूमिका अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम 1953 के बाद की। अब JVP आयोग के बाद एक फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी देख रहे थे कि यदि भाषा के आधार पर ऐसे लोग आंदोलन करेंगे और हम ऐसे टुकड़ों में बांटते रहेंगे अलग अलग राज्य, तो फिर से यहाँ पे अनेकता हो जाएगी। तो उन्होंने एकता स्थापित करने के लिए फिर एक और समिति का गठन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग, या जिसको हम बोलेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। और 3 सदस्य थे इसके। पहले फजल अली खुद, दूसरे KM पन्नीकर थे
तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे तीसरे? हृदयनाथ कुंजरू तीसरे मेंबर थे इसके। इस तरीके से इन 3 सदस्यीय आयोग को राज्य के पुनर्गठन के लिए चर्चा करने के लिए कहा गया और पूरा इन्होंने 1953 में जब ये कमीशन बनाया गया, इसने गहन अध्ययन किया और 1955 में 2 सालों के गहन अध्ययन के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में भाषाई आधार पर 14 नए राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने का उन्होंने क्या दिया? सुझाव दिया, सिफारिशें दी। लेकिन बाद में क्या करा कि केंद्र सरकार ने इस समिति की सिफारिशों पर 14 राज्य बना दिए गए और 3 केंद्र शासित प्रदेश की जगह 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया गया। इस तरीके से यहाँ पहुँचते हैं हम। इसी क्रम में यहाँ हमारा मध्य प्रदेश, जिसके संगठन की या हम गठन की बात कर रहे हैं, तो ये आता है मध्य प्रदेश। पहले मध्य प्रदेश का स्वरूप कुछ ऐसा था, बाद में चेंजेस होते गए हैं, इसकी भौगोलिक परिस्थिति बदलती गई है और ये ऐसा मध्य प्रदेश पहले अपना था। और 1 नवंबर 1956 को क्या कर दिया जाता है? मध्य प्रदेश का भी गठन हो जाता है 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है, तो मध्य प्रदेश का गठन, इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ही इसको हृदय प्रदेश कहते हैं। बीच में जो मध्य प्रदेश है वो भी नाम उनके द्वारा दिया जाता है क्योंकि ये भारत के बिल्कुल बीच में स्थित है। ये मध्य प्रदेश है, ये पुरानी स्थिति में है। इसके पहले जब वर्तमान स्थिति में था, तो अब हम 1947 से 56 की बात करते हैं। किसकी? मध्य प्रदेश की खत्म हो चुकी है। अब 56 से चलते हैं हम कहाँ तक? 2000 के बीच में। अब इसके पहले जब ये बनाया जाता है तब ये यहाँ पे एक भोपाल रियासत थी बीच में। ये था हमारा विंध्य प्रदेश और ये था स्टेट ए के नाम से जानते थे इसको, स्टेट ए। ये था स्टेट बी, ये वाला जो हिस्सा था ये स्टेट बी था। इसको पहले मध्य भारत के नाम से जानते हैं थे। और ये स्टेट ई, इसको सीपी बरार के नाम से जाना जाता, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। और ये वाला जो हिस्सा था हमारा, ये कौन था? विंध्य प्रदेश या रीवा स्टेट था। इस हिस्से के जो प्रमुख थे वो थे शंभुनाथ जोशी, शंभुनाथ शुक्ल, और इसके जो थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और इस वाले स्टेट बी के जो प्रमुख थे वो कौन थे? लीलाधर जोशी। इस प्रकार से इन सबको मिला के क्या बना दिया जाता है? मध्य प्रदेश। अब ये जो मध्य प्रदेश बनता है हमारा, इस मध्य प्रदेश में यहाँ पे जो भोपाल रियासत थी, इन लोगों ने भी मध्य प्रदेश में शामिल होने से थोड़े से नाटक किए थे, लेकिन बाद में इनको जनता के दबाव में मध्य प्रदेश में या भारत में मिलना पड़ा। यहाँ के भी जो नवाब थे उन्होंने थोड़े बहुत नाटक किए थे। उसके बाद बात करते हैं हम 1 नवंबर 1956 के बाद की बात करते हैं। तो पहले जो भोपाल था वो एक सीहोर जिले की तहसील था। क्या था भोपाल? सीहोर जिले की तहसील था। तो 1972 में, कब? 1972 में मध्य प्रदेश में 2 जिले बनाए गए। 2 जिले बनाए गए। पहला जिला कौन था? ये था भोपाल, जो किससे अलग हुआ था? सीहोर से। और एक जिला था राजनांदगांव या राजनांदगांव, जो किससे अलग हुआ था? दुर्ग से। और ये दुर्ग कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद सीधे आते हैं 1998 में 2 कमीशन बनाए गए, 2 आयोग बनाए गए। एक था BR दवे और एक था सिंहदेव। इस कमेटी की जो था उसकी सिफारिश पर कुल मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बनाए गए और यहाँ पर सिंहदेव की जो थे उसके सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए। इसके पहले जब मध्य प्रदेश अलग हुआ था तो वो टोटल 43 जिलों के साथ अलग हुआ था,
लेकिन 2 जिले और कब बना दिए गए थे 1972 को, तो प्लस टोटल कितने हो गए 45 जिले मध्य प्रदेश में 1972 की स्थिति में हो गए थे। उसके बाद 1998 में 10 जिले बी आर दवे की अध्यक्ष सिफारिश पर और सिंधे समिति की सिफारिश पर 6 जिले नए बनाए। तो इस तरीके से कुल 16 जिले और बनाए गए, तो टोटल कितने हो गए थे 61 जिले हो गए थे। किस स्थिति में हो गए थे ये 1998 की स्थिति में। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। कौन हो जाता है? छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। अब इस छत्तीसगढ़ को 16 जिले दे दिए जाते हैं। कितने जिले दे दिए जाते हैं? 16 जिले दे दिए जाते हैं। इसके पहले एक घटना और होती है, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि यहाँ आता है राजस्थान का कोटा जिला। तो यहाँ जो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील है, जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था तो यहाँ से सुनील टप्पा नामक स्थान किसको दे दिया गया था? राजस्थान को दे दिया गया था। और कोटा जिले की सीहोर तहसील को, पहले विदिशा जिला का हिस्सा आता था, तो उस सिरोंज तहसील को किस में शामिल कर लिया था? विदिशा जिले में शामिल कर लिया था। फिर हम आते हैं 1972 में 2 जिले बने तो 45, फिर 1998 में 16 जिले बने तो टोटल 61 हो गए। और 1 नवंबर 2000 को 16 जिलों के साथ नया राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। इस तरीके से अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में चला जाता है। अब हमारे पास बचते हैं कितने कितने जिले बचते हैं? तो 61 में से 16 छत्तीसगढ़ में चले गए, तो वापस 45 जिले बचते हैं। तो हमको क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तब कितने जिले थे? तो 43 जिले थे। लेकिन जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तब भी कितने जिले थे? तब 45 जिले अपने पास थे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी 45 जिले हमारे पास हो गए हैं 1972-78। फिर बात आती है 2003 की। 2003 में 3 नए जिले बनाए जाते हैं। एक होता है यहीं पे गुना से अलग होकर अशोकनगर बनाया जाता है। शहडोल से अलग होकर यहाँ पे अनूपपुर जिला बनाया जाता है। शहडोल से अलग होकर अनूपपुर जिला बनाया जाता है। खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर जिला बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? बुरहानपुर। इस तरीके से 2003 में 3 नए जिले बनते हैं और कुल मिलाकर 45 और 3 टोटल 48 जिले हमारे पास हो जाते हैं 2003 की स्थिति में। अब हम आते हैं 2008 की स्थिति में। तो 2008 में फिर से 2 जिले बनाए जाते हैं। एक जिला बनाया जाता है यहाँ पर सीधी जिला था, इससे ये सीधी से अलग करके सिंगरौली बनाया जाता है, जो कि सबसे पूर्वी जिला है। तो एक जिला बनता है सिंगरौली। एक जिला है यहाँ झाबुआ से अलग होकर हमारे पास बनता है कौन? अलीराजपुर, जो कि सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, जो किससे अलग होकर बना है? सीधी से अलग होकर। और दूसरा जो सबसे पश्चिमी जिला है पूर्वी सिंगरौली, सबसे पूर्वी जिला अलीराजपुर, यहाँ जो झाबुआ से अलग होकर बनता है कौन? अलीराजपुर। इस तरीके से 2008 की स्थिति में 2 जिले और ऐड हो जाते हैं, तो हमारे पास हो जाते हैं कितने? कुल 50 जिले। कितने जिले हो जाते हैं हमारे पास? 50 जिले। फिर बात आती है 2013 की। 2013 में एक और जिला बना दिया जाता है, शाजापुर से अलग होकर बनता है आगर मालवा। क्या बनता है? आगर मालवा। किससे अलग होता है ये? शाजापुर से। यहाँ शाजापुर है, यहीं उज्जैन के आसपास, इससे अलग होकर शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा एक नया जिला बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हम 2013 की स्थिति में आते आते हमारे पास कितने जिले हो गए थे? 51 जिले हो गए थे। लेकिन 2018 में फिर टीकमगढ़ से अलग होकर एक निवाड़ी जिला बना दिया गया था। टीकमगढ़ से अलग होकर एक निवाड़ी जिला बना दिया था। तो 51 और 1 ये टोटल अभी तक हमारे पास जो घोषित आंकड़े हैं वो टोटल कितने जिले हैं? 52 जिले। 52 जिले हैं और 52 जिलों का क्या क्रम मैंने बता दिया, कौन से ईयर में कौन से जिले बने थे। उसके बाद अभी भी 3 घोषित जिले हैं, लेकिन अभी वो अपने पास अपडेट नहीं हुए हैं या इसमें पूरा नोटिफिकेशन क्लियर आया नहीं कि कौन सा जिला बना है, और आंकड़े हमारे पास एग्ज़ाम के लिए आए नहीं हैं। 3 जिले हैं, गुना से अलग होके एक चाचौड़ बनेगा, और देवास से अलग होके बागड़ी, उज्जैन से अलग होके नागदा, और बागड़ी वाला अभी कुछ है नहीं बागली वाला। लेकिन ये जो हमारे पास है कौन सा, सतना से अलग होकर मेहर। तो 3 जिले कौन से? एक है मेहर की घोषणा की गई, जो किससे अलग होगा? सतना की। ये 2020 में, ये लगभग मार्च 2020 में ये घोषणा की गई है।
कि मेहर सतना से अलग होगा, उसके बाद चाचौड़ होगा किससे अलग, गुना से, और एक और जिला है जिसकी बात हम कर रहे थे नागदा, जो किससे अलग होगा, उज्जैन से। इसकी घोषणा है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अगर ये तीनों भी अपडेट हो जाते हैं तो प्लस 3 जिले और हो जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 55 जिले। इस तरीके से हमने सारे फेज देख लिए हैं। 1947 से 56 तक आए, 1956 से 2000 तक आए, और 2000 से अब तक कुल स्थिति में आ चुके हैं अभी तक। अब वर्तमान में देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने जिले हो गए हैं। 52 जिले और 10 संभाग। यदि वो ऐड होते हैं तो 55 जिले हो जाएंगे। कौन से? 3 नए जिले। उम्मीद करते हैं ये पूरा मध्य प्रदेश का गठन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।